Hello students, today we are going to discuss Human Reproduction Unit, class 12th Biology Unit. In this unit we will discuss whole Human Reproduction chapter. That is, जितना भी Human Reproduction के बारे में है वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में और ये कंप्लीट यूनिट आज कंप्लीट करेंगे हम 30 डेज का मैं चैलेंज लेता हूं आपके साथ that within the 30 days I would complete whole biology syllabus of class 12th. So जितने भी बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं, ठीक है, क्लास 12th के, CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड के और भी जितने स्टेट बोर्ड्स के जिनके एग्जाम्स हैं, सो वो केयरफुली नोट करेंगे कि हम 30 डेज में कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी. सारे के सारे चैप्टर्स वन डे में वन चैप्टर कंप्लीट होगा. सो ये तो ख़त्म हो जाएगा विद इन 14 और 15 डेज और बाकी हमारे प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे. कुछ क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे हम. सो लेट्स डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसने बोला है कि As you are aware, humans sexually reproduce करते हैं. Humans sexually reproduce करते हैं और viviparous हैं. Viviparous का मतलब क्या होता है कि वो young ones को produce करते हैं. जितने भी reproductive events human में होते हैं, कौन कौन से events हैं? सबसे पहले gametes की formation होती है, मतलब कि males में क्या बनते हैं, sperms, and female में बनते हैं ovum. Basically secondary oocyte बनता है, उसको बाद में ovum बोलते हैं अगर वो fertilize करेगा. ठीक है, उसके बाद में डिटेल जानते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गैमीट्स सबसे पहले बनते हैं. मेल्स में स्पर्म बनेंगे और फीमेल्स में बनेंगे दैट इज ओवम बनेगा और उन्हीं स्पर्म्स का जो मेल में स्पर्म्स बने हैं उनका ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. और उसके बाद वही मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो फ्यूज करेंगे और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स से क्या बनता है, जाइगोट. ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें जाइगोट बनेगा. जाइगोट आगे क्लीवेज डिवीजन करता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है. ब्लास्टोसिस्ट जो है वो आगे यूटेराइन वॉल के साथ अटैच करता है. द प्रोसेस कौन सा होता है, दैट इज इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस ये करता है और जितने भी उसके बाद इम्प्लांटेशन होने के बाद जेस्टेशन दैट इज प्रेगनेंसी पीरियड जो 9 मंथ्स का है वो आएगा एंड देन फाइनली उसके बाद वो जो डेवलप्ड बेबी है उसकी डिलीवरी होगी. सो डिलीवरी ऑफ बेबी दैट इज पार्चुरेशन का प्रोसेस आएगा और ये जो पार्चुरेशन है इसके बाद लैक्टेशन, मतलब कि वो जो डेवलप्ड बेबी है, डिलीवर्ड बेबी है, अब उसको ब्रेस्ट फीड करवाएगी मदर. द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन वो भी हम पढ़ेंगे. तो ये कुछ यहाँ पे इवेंट्स हैं. सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा, यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे. मेल्स में बनेंगे स्पर्म्स और फीमेल में बनेगा ओवम और उन्हीं स्पर्म्स का ट्रांसफर होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में. फिर वो स्पर्म्स फ्यूज करेंगे मेल के फीमेल के ओवम के साथ और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा. जाइगोट के फर्टिलाइजेशन जो मतलब फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना है उसके बाद क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा क्योंकि जाइगोट क्लीवेज डिविजन्स करेगा और ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा. ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आगे अटैच करेगा यूटेराइन वॉल के साथ एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बाद फाइनली प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ का पीरियड होगा जिसमें बेबी कंप्लीटली डेवलप्ड करेगा इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर और फाइनली उसके बाद जब उसके 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो फाइनली बॉडी से बाहर हो जाएगा, दैट इज डिलीवरी हो जाएगी, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन. और उसके बाद उसी वो जो डिलीवर्ड बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी मदर फॉर द वेरी 6 मंथ्स, दैट इज लैक्टेशन का प्रोसेस होगा. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखिए, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि एक तो इसके पास टेस्टिस प्रेजेंट हैं, ठीक है, और टेस्टिस जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ये एक टेस्टिस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है. दिस इज ये है
टेस्टिस का कंप्लीट सेक्शनल व्यू। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखिए कि ये वाले जो है दैट इज ये कंप्लीटली ये जो यहाँ पे बने हुए हैं इनसाइड जो यहाँ पे लॉब्यूल्स हैं दे आर नॉन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। यहाँ पे क्लियरली वो मेंशन भी कर रहा है कि दीज आर द नॉन एज स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं, क्योंकि जो टेस्टिस की ये जो मतलब इनसाइड है वो डिवाइड है 200 से 250 लॉब्यूल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। विद इन दैट टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, इस हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और वो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स जो हैं देयर आर कि यहाँ पे ये जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसमें हो रहा है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस कहां पे हो रहा है, दैट अकर्स इन द सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस के जो स्ट्रक्चर है उसमें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, 200 से 250 कंपार्टमेंट्स बनी है। उसके अंदर हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 2 से 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं और उन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो रहा है। जो ये यहाँ पे जैसे ये है एक ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ये भी टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इसमें भी सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें भी सेमनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। उस सेमनिफरस ट्यूब्यूल के प्रेजेंट के बाहर वाला जो उसका आउटर सा स्पेस है ना, वो जो बचा स्पेस है उसमें प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल्स। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के बताऊं कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल हम लें, इस तरह से टेस्टिकुलर लॉब्यूल लिया जाएगा और इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम ठीक है इसके अंदर बनाते हैं एक सेमनिफरस ट्यूब्यूल बनाते हैं इसके अंदर। सो सेमनिफरस ट्यूब्यूल जो है वो मान लीजिए इस तरह से उसके अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल बनेगा। So this is the seminiferous tubule which is present inside the testicular lobule। तो ये जो स्पेस बचा है, कौन सा स्पेस, देखिए ये वाला जो स्पेस है, जितना भी ये वाला कंप्लीटली ये जो स्पेस बचा है, ये रेड एंड ब्लू लाइन के बीच में ये जो स्पेस बचा है, यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज सेल्स आर नॉन एज लेडिक सेल्स। इनको क्या बोला जाता है, लेडिक सेल्स बोला जाता है। और ये लेडिक सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो टेस्टोस्टेरॉन है, मेल में जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी प्रोडक्शन होती है इन लेडिक सेल्स के, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। सो दीज आर आल्सो नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं उसके अंदर ये जो सेमनिफरस ट्यूब्यूल है, ऐसे हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और उसकी ये जो डक्ट्स हैं इन्हें कहाँ पे ओपन कर रही हैं, एक यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे, ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये डक्ट्स ओपन हो रही हैं और दिस स्ट्रक्चर दिस पोर्शन इज नॉन एज रिटर टेस्टिस, इसको रिटर टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद ये रिटर टेस्टिस का जो पोर्शन ये जो मतलब ओपन कर रहा है, दीज डक्ट्स आर नॉन एज व्हाट, ये जो डक्ट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबिकुलर आर्टरीज बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम ट्यूबुलाई रेक्टाई भी बोल सकते हैं। तो ट्यूबुलाई रेक्टाइज किस में ओपन हो रही है, रिटर टेस्टिस में ओपन हो रही हैं। रिटर टेस्टिस से ये जो ये वाली कंपार्टमेंट्स है जिसको इफ्रेंट डक्ट्यूल्स बोला है, दैट इज नॉन एज वेजा एफ्रेंशिया, इसको वेजा एफ्रेंशिया भी बोलते हैं। तो ये जो वेजा एफ्रेंशिया है दे फाइनली मतलब 10 से 12 होती हैं, हाईली कॉन्वोलेटेड हैं और ये फाइनली ओपन हो रही हैं हेड रीजन ऑफ द एपिडाइडमिस पे। ये जो रीजन है दैट इज द हेड रीजन, ये एपिडाइडमिस का हेड रीजन है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। सो ये जो एपिडाइडमिस का हेड रीजन है इसमें ओपन हो रही है, इसमें एक कवरिंग होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो इसकी कवरिंग है, ये जो सराउंडिंग है, दिस सराउंडिंग इज नॉन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये पूरी की पूरी नीचे टेस्टिस से लेकर, ठीक है, सो दिस सराउंडिंग इज नॉन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को पियर्स करती हुई ये जो मतलब कि वेजा एफ्रेंशिया हैं ये खुलती हैं किसमें, हेड ओरिजिन ऑफ एपिडाइडमिस में, दैट इज नॉन एज, इस हेड को क्या बोलते हैं, कैपट, सॉरी दैट इज नॉन एज कैपट ही बोलते हैं, हाँ कैपट एपिडाइडमिस, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कैपट एपिडाइडमिस।
एपिडाइडमिस, उसको कैपेट एपिडाइडमिस बोलते हैं। और वो फाइनली किसमें आगे स्ट्रेट जा रहा है, फाइनली किसमें ओपन होता है, दैट इज उसमें बॉडी। उसके बाद कौन सा रीजन है इसका, बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस रीजन, ठीक है। दिस रीजन इज नोन एज कॉर्पस रीजन। और उसके बाद ये फाइनली यहाँ से होता हुआ नीचे को यू शेप स्ट्रक्चर से ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जो इसका एंड रीजन है, टेल रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, कॉडा रीजन। टेल जो एपिडाइडमिस की है, यहाँ पे दिखाई गई है कि ये जो टेल है एपिडाइडमिस की, इसको क्या बोलते हैं, कॉडा एपिडाइडमिस, ठीक है। और उसके बाद ये एपिडाइडमिस किस में ओपन हो जाती है, एपिडाइडमिस आगे वेजा डिफरेंस में ओपन होती है। सो हियर्स यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ओपन हो रही है। देखिए यस, ये वाली जो एपिडाइडमिस है, देखिए ये एपिडाइडमिस का टेल रीजन है, ये जो ऊपर माइग्रेट कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो है दैट इज नॉन एज, इसको क्या बुलाया गया है, डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वाजर डिफरेंस बोलते हैं। और वाजर डिफरेंस फाइनली ऊपर को जाती हुई किस में ओपन हो रही है, ये ओपन होती है यूरेथ्रा में, मतलब कि फाइनली ऐसे जाती है और यूरेथ्रा में ओपन होती है। वो कैसे होती है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यस, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि कैसे, यहाँ पे देखिए कि ये जो एपिडाइडमिस थी, वेट, दिस इज एपिडाइडमिस, ये जो रीजन है एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस किस में ओपन हुई है, ऊपर को जाती हुई, ये जो कॉडा रीजन है इसका, इसके ऊपर को जाती हुई किस में ओपन हुई है, वेजा इफ्रेंशिया। सो दिस, ये वेजा इफ्रेंशिया से कहाँ चली गई, एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस से नीचे होती हुई कहाँ पे चली जा रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। दैट इज एपिडाइडमिस के बाद क्या है, वेजा डिफरेंस है। वेजा डिफरेंस किस में ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। ये है इसका यूरेथ्रल रीजन। और ये जो यूरेथ्रल रीजन है, ये पहले सेमिनल वेसिकल्स आएंगी, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, और ये फाइनली इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में ओपन हो रही हैं यूरेथ्रा के पोर्शंस में। पहले यूरेथ्रा है, ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा है, ठीक है, पेनाइल यूरेथ्रा उसके बाद आ जाएगा, और इसके बाद फाइनली वो यहाँ पे एक ओपनिंग बनाएगी, ये नीचे की तरफ यहाँ पे एक ओपनिंग के तरफ, दैट इज नॉन एज यूरेथ्रल ऑरिफाइस। और इसके थ्रू जो है वो सीमेन बाहर हो जाएगा। कब होगा, जब यहाँ पे यूरिन, मतलब क्योंकि अब देखिए यूरिन और सीमेन का जो पैसेज है, पैसेज वे है, वो एक ही है। सो जब यूरिन यहाँ पे नहीं, यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा, उस टाइम पे सीमेन एक्सक्रीट होगा। उसका भी एक प्रोसेस होता है यहाँ पे। वो क्या प्रोसेस है कि देखिए, जहाँ पे ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होंगी, इनका फंक्शन होता है उसमें कि ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो हैं एक सिक्रीशन भेजती हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन, इस यूरेथ्रा में सिक्रीशन भेजती हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन। और ये अल्कलाइन सिक्रीशन क्या करती है, जितनी भी यहाँ पे यूरिन से, जो भी यहाँ पे इस यूरेथ्रल रीजन पे जितना भी अगर यूरिन प्रेजेंट भी है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है वो अल्कलीन, ठीक है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट को किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, अल्कलीन सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ने। और उसके बाद यहाँ पे, ताकि वो पैसेज कॉमन पैसेज है, सो वो क्या हो सके, यूरिन यहाँ पे ना हो, जब सीमन पास होना है तब जो सीमन है वो पास आउट हो जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो ये प्रोसेस रहता है उसमें। अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्टिस हैं, ये देखिए नीचे स्ट्रक्चर बताया गया है टेस्टिस में, जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो किसमें प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्क्रॉटम। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। अब स्क्रॉटम में टेस्टिस क्यों प्रेजेंट है, देखिए 7th to 8th वीक, अगर हम बात करेंगे 7th to 8th वीक की, 7th to 8th वीक, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7th से 8th, ओके। 7th से 8th वीक में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस हैं वो फीमेल
की बॉडी में, मतलब मदर की बॉडी में ये जो टेस्टिस हैं वो मेल बेबी के टेस्टिस जो हैं वो डेवलप्ड हो चुके हैं। और वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन, ठीक है, वो एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जस्ट वेट अ सेकेंड, कि यहाँ पे टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ड्यूरिंग द 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जो मेल बेबी के टेस्टिस हैं वो डेवलप्ड कर चुके हैं। ओके, प्रेगनेंसी मेल बेबी टेस्टिस जो हैं वो डेवलप्ड हो जाते हैं इन एब्डोमेन। सो मेल बेबी के टेस्टिस ड्यूरिंग द 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप्ड कर चुके हैं एब्डोमेन में। अब क्या होता है कि वो माइग्रेट करते हैं, एब्डोमेन से माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? स्क्रॉटम में माइग्रेट करते हैं। क्यों स्क्रॉटम में माइग्रेट करते हैं? क्योंकि स्क्रॉटम उनको प्रोवाइड करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम प्रोवाइड कर देता है ये स्क्रॉटम उनको। और टेस्टिस की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर लो चाहिए होता है, सो स्क्रॉटम उनको प्रोवाइड करता है। इसलिए जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? स्क्रॉटम में माइग्रेट कर जाते हैं। एब्डोमेन से कहाँ पे आ जाते हैं? एब्डोमेन से वो माइग्रेट करके आ जाते हैं इन द स्क्रॉटम। सो यू हैव टू राइट हियर कि वो कहाँ पे आ चुके हैं? अब स्क्रॉटम में आ चुके हैं। स्क्रॉटम में कब आए हैं? स्क्रॉटम में आए हैं 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। वो 7th to 8th वीक में सीगा, ठीक है, 7th to 8th वीक में था वो। तो यहाँ पे क्या है कि 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम वो क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वो माइग्रेट कर चुके हैं इन स्क्रॉटम, ठीक है, वो स्क्रॉटम में 7th to 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम माइग्रेट कर चुके हैं। अब क्या है कि अगर एक बार एब्डोमेन से जो टेस्टिस हैं वो माइग्रेट कर गए हैं स्क्रॉटम में, तब वो दोबारा यहाँ से क्या है कि स्क्रॉटम से वो बाहर नहीं जा सकते हैं फिर, ठीक है। अगर एक बार टेस्टिस यहाँ से एब्डोमेन से स्क्रॉटम में आ चुके हैं तो वो दोबारा माइग्रेट नहीं कर सकते हैं एब्डोमेन में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इंग्विनल कैनाल होती है एब्डोमेन से स्क्रॉटम में माइग्रेट करने के बाद, इंग्विनल कैनाल जो होती है वो सील्ड हो जाती है कनेक्टिव टिश्यूज से। अब कभी कभी क्या होता है कि एब्डोमेन से टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम में माइग्रेट ही नहीं करते हैं। देयर इज अ कंडीशन कि कभी कभी टेस्टिस जो हैं वो माइग्रेट ही नहीं करेंगे स्क्रॉटम में। सच अ कंडीशन इज नॉन एज क्रिप्टॉर्गिडिज्म। क्रिप्टॉर्गिडिज्म इज अ कंडीशन। सो ये सुटेबल पॉइंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट क्रिप्टॉर्गिडिज्म इज अ कंडीशन जब एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रॉटम में माइग्रेट ही नहीं किए हैं, वो क्रिप्टॉर्गिडिज्म है। अब कभी कभी क्या होता है कि स्क्रॉटम से टेस्टिस माइग्रेट कर जाते हैं दोबारा एब्डोमेन में। वो कब माइग्रेट करते हैं? जब यहाँ पे इनप्रॉपर क्लोजर होता है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई है वो इंग्विनल कैनाल। सो उससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन की लूप जो है वो एंटर कर जाती है और उससे क्या होता है कि ये जो एब्डोमेन में टेस्टिस दोबारा वापस चले जाते हैं। सो सच अ कंडीशन इज नॉन एज, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज नॉन एज इंग्विनल हर्निया। उसको हम इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव टू लर्न, ओके, विच वी हैव टू रिमेंबर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्रिप्टॉर्गिडिज्म कौन सी कंडीशन है कि जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम में माइग्रेट ही नहीं किए, मेल बेबी जो है वो डिलीवर्ड आउट भी हो चुका है और टेस्टिस अब स्क्रॉटम में है ही नहीं, एब्डोमेन में ही टेस्टिस प्रेजेंट है। सच अ कंडीशन इज नॉन एज क्रिप्टॉर्गिडिज्म। और अगर एब्डोमेन में टेस्टिस
हैं तो वो स्क्रॉटम में माइग्रेट कर जाएंगे, क्योंकि स्क्रॉटम उनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो प्रोवाइड कर देगा बॉडी टेम्परेचर से। अब कभी कभी वो क्या होता है कि स्क्रॉटम से वापस भी चले जाते हैं एब्डोमेन में। वो कब होता है? जब इंग्विनल कैनाल प्रॉपरली क्लोज नहीं होती है, इनप्रॉपर क्लोजर होता है इंग्विनल कैनाल का। सच ए कंडीशन इज नॉन एज इंग्विनल हर्निया, तो उसको इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। स्क्रॉटम जो है देखिए इसमें थर्मोरेगुलेशन मेंटेन हो रही है। स्क्रॉटम में क्या हो रही है? देयर इज अ थर्मोरेगुलेशन इन द स्क्रॉटम। ये तब करवाया जा रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि स्क्रॉटम के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो थर्मो रेगुलेशन जो है वो स्क्रॉटम में हो रही है। वो कैसे होती है? देखिए स्क्रॉटम में थर्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है? एक तो इसके पास होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं? देखिए स्क्रॉटम की स्किन के पास एक्सेसिव नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स हैं। सो जब भी वहाँ पे मतलब कि इवेपोरेशन होगी स्वेट की पसीने की जैसे इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, एक तो ये है। सेकंड कंडीशन है कि यहाँ पे क्रेमास्टर एंड डार्टस मसल्स प्रेजेंट हैं। क्रेमास्टर एंड डार्टस मसल्स जो हैं वो स्क्रॉटल स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। स्क्रॉटल स्किन के ऊपर क्रेमास्टर एंड डार्टस मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो क्रेमास्टर और डार्टस मसल्स हैं ये अगर तो देखिए कोल्ड टेम्परेचर है जैसे कि विंटर है तो अब क्या होगा ये कि जो क्रेमास्टर और डार्टस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और अगर यहाँ पे वार्मेथ एक्सपोजर है तब ये जो डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल्स हैं ये रिलैक्स करती हैं। ठीक है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो स्क्रॉटम स्किन होती है, स्क्रॉटम स्किन होती है, वो स्क्रॉटल स्किन बड़ी टाइट हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है अपीयरेंस में। और क्या होता है कि वहाँ पे जो स्क्रॉटल सेप्टम होता है जो टेस्टिस को डिवाइड मतलब जिससे स्क्रॉटल स्किन डिवाइड हो रही है दो पाउचेस में, एक पाउच में एक टेस्टिस, एक पाउच में अनदर टेस्टिस। ठीक है, सो यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है वो स्क्रॉटल सेप्टम है अगर इंटरनली देखें। अगर एक्सटर्नली स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो रियुगे है, उसी को क्या बोलते हैं? डिवीजन को रियुगे अगर एक्सटर्नली देखना है। इंटरनली अगर बोलना है सो दैट इज नॉन एज सेप्टम। तो ये जो स्क्रॉटल स्किन है यहाँ पे क्रेमास्टर और डार्टस मसल्स प्रेजेंट है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब कोल्ड टेम्परेचर है, तो कोल्ड एनवायरनमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो स्क्रॉटल स्किन है वो बड़ी रिंकल्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है अपीयरेंस में। और जो यहाँ पे क्या होता है कि जो टेस्टिस हैं वो टुवर्ड्स द बॉडी आ जाते हैं। ठीक है, बॉडी के टुवर्ड्स आते हैं ताकि जो हीट लॉस है उसको रिड्यूस किया जा सके। सर्दियों में हीट लॉस को रिड्यूस किया जा सके, कम हीट लॉस हो तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो बॉडी के टुवर्ड्स आने लग जाते हैं। और जैसे ही मतलब यहाँ पे समर सीजन आता है तो वार्मेथ टेम्परेचर है तो उसमें ये रिवर्स हो जाता है प्रोसेस, मतलब ये रिलैक्स करने लग जाती हैं डार्टस एंड क्रेमास्टर मसल। और एक इसमें और होता है दैट इज देयर इज अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। यहाँ पे कुछ आर्टरीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो वो क्या बनाती हैं? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस देखिए क्या होती हैं। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस देखिए वो स्ट्रक्चर है कि देखिए यहाँ पे ऊपर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ था, टेस्टिस का जहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लियरली टेस्टिस के स्ट्रक्चर में ये बताया गया है कि ऊपर क्या है? स्पर्मेटिक कोड। ये जो स्पर्मेटिक कोड है दिस इज रिस्पॉन्सिबल जो टेस्टिस को हैंग करवा रही है। ठीक है, अब देखिए स्क्रॉटल पूरा का पूरा स्क्रॉटम जो बना हुआ है वो हैंग कर रहा है बॉडी के बाहर ना, तो वो किसके द्वारा हैंग कर रहा है? बाय मीन्स ऑफ स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड के ऊपर ये देखिए लिखा है टेस्टिकुलर आर्टरीज होती हैं। इन टेस्टिकुलर आर्टरीज का क्या बना है? नेटवर्क बना है। ये टेस्टिकुलर आर्टरीज के नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। ये जो नेटवर्क बना लिया है इन एक आर्टरी है इसके ऊपर एक नेटवर्क बना है आर्टरीज का जिसको हम क्या बोलते हैं? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, टेस्टिकुलर वेन
यहाँ पे ये टेस्टिकुलर वेन्स इस टेस्टिकुलर आर्टरी के ऊपर जो है वो क्या बन रही है, इस तरह से नेटवर्क बना रही है। ये टेस्टिकुलर आर्टरी है, इसके ऊपर वेन्स, टेस्टिकुलर वेन्स है जो कि नेटवर्क बना रही हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस। ये क्यों है? पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस तब रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे ही ब्लड एंटर करेगा टेस्टिस में, तो ब्लड तो वार्म है, वार्म ब्लड अगर टेस्टिस में एंटर करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा। सो इससे क्या है कि वहां पे ब्लड पहले यहाँ पे कोल्ड हो, और जितना रिक्वायर्ड है, जितना टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है, पहले यहाँ पे मेंटेन्ड होता है टेम्परेचर, देन ब्लड इसमें एंटर करता है। सो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वार्म ब्लड भी एंटर नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर कि ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए कि वहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर देखा है कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया। कहाँ पे प्रोसेस हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का? विद इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अब वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स क्या करेंगे? एपिडाइडमस रीजन पे आ जाएंगे। इसके जो हेड रीजन है, एपिडाइडमस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है, बड़ी लंबी ट्यूब है, हाईली कॉन्वोलेटेड है, और इस एपिडाइडमस के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मैं यहां पे लिख सकता हूं स्यूडो, यस, देयर्स अ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो, कि यहाँ पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? These pseudo stratified columnar epithelial cells have stereocilia. इनके पास प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? stereocilia. These pseudo stratified columnar epithelial cells have stereocilia. स्टीरियोसिलिया। अब ये स्टीरियोसिलिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कि जैसे जैसे वहां पे ये जो स्पर्म्स है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं विद इन द एपिडाइडमस, तो उनकी माइग्रेशन किसके द्वारा हो रही है? स्टीरियोसिलिया उनको आगे धकेल रहे हैं, आगे उन्होंने वेजर डिफरेंस में जाना है। तो यहाँ से हेड रीजन से वो यहाँ पे पहले मिडल रीजन में आएंगे, कॉर्पस रीजन पे, और उसके बाद वो कॉडा रीजन में जाएंगे। तो वो कौन आगे आगे उनको प्रोपेल कर रहा है? दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के स्टीरियोसिलिया, वहां पे उनको आगे आगे प्रोपेल कर रहे हैं। और ये एपिडाइडमस असिस्ट कर रहा है उनको, जितने भी यहाँ से जो मतलब स्पर्मेटिक फ्लूइड आया है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट है, उस स्पर्मेटिक फ्लूइड को असिस्ट करने का, मैनेज करने का काम किसका है? एपिडाइडमस का है। एपिडाइडमस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि जितने भी वहाँ पे जितने भी स्पर्म्स जो यहाँ पे नहीं वज़ा एफ्रेंशिया ने यहाँ पे एब्जॉर्ब किए, उनको इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब करेगा एपिडाइडमस। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब वो प्रिंसिपल सेल्स हैं, वो प्रिंसिपल सेल्स वो क्या करते हैं, ये क्या काम होता है उनका, कि जनरली मतलब जितने भी स्पर्म्स हैं, अब देखिए यहाँ पे स्पर्म के इन द एपिडाइडमस, यहाँ पे स्पर्म्स जो हैं वो कंप्लीट मैचुरेशन का काम करते हैं। एपिडाइडमस में भी और वज़ा एफ्रेंशिया में भी स्पर्म मैचुरेशन हो रही है बेसिकली, बट इन द एपिडाइडमस स्पर्म्स मैच्योर तो हो गए हैं, मैच्योर तो हो गए हैं, बट वो मोटाइल नहीं है, मतलब मूव नहीं कर सकता है स्पर्म। तो उसकी मोटिलिटी के लिए उसको दो प्रोसेस करने पड़ते हैं। एक उसको प्रोसेस करना पड़ता है कैपेसिटेशन का, और वो कैपेसिटेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है? कैपेसिटेशन होती है कि उस स्पर्म में इतनी एबिलिटी दैट विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वो जाके उस सेकेंडरी साइट ऑफ फीमेल को फर्टिलाइज कर दे। तो वो
कब पॉसिबल होगा? सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब यहाँ पे मेल का स्पर्म जो है वो विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट उस सेकेंडरी oocyte के साथ जुड़ेगा और उसकी वायबिलिटी बनेगी कि हाँ वो फर्टिलाइज कर सकता है, तो दैट इज स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, तो उसमें कैपेसिटेशन और फर्टिलाइजेशन का काम आता है। तो ठीक है, एपिडाइडमिस में स्पर्म्स मैच्योर तो हैं बट मोटाइल नहीं है। मोटिलिटी उनको कौन देता है? फिर सिमिलर यहाँ पे जो ये वाली सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स प्रोवाइड करती हैं। इनको क्या बोलते हैं? मेल असेसरी ग्लैंड्स हैं। ये मेल असेसरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ पे जो स्पर्म्स हैं उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगी। जो ये इनएक्टिव स्पर्म्स थे वेजर डिफरेंस में, एपिडाइडमिस में जो इनएक्टिव स्पर्म्स थे उनको एक्टिवेट करेंगी, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। जैसे सेमिनल वेसिकल में क्या होता है? सेमिनल वेसिकल में क्या होता है? फ्रक्टोज होती है। सो फ्रक्टोज जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं स्पर्म्स एटीपी बनाने के लिए। यहाँ पे एक कोलेजन प्रोटीन भी होती है जो कि ब्रेक कर देती है ना उसकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है। सो मतलब ब्रेक डाउन का काम करती है वो कोलेजन प्रोटीन जो है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड अब देखिए गोल्फ बॉल के साइज जितनी है, सेमिनल वेसिकल के बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ी हुई है। और ये क्या काम करती है? देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कि यहाँ पे एक अल्कलीन सिक्रीशन प्रोवाइड करना। और यहाँ पे जैसे सिट्रिक एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड जो है वो स्पर्म्स ने यूज़ करना है एटीपी बनाने के लिए। और भी बहुत सारे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइलुरोनाइडेज भी होता है। और सेमिनल प्लाज्मिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि इसमें प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट में। विद द एज ऑफ द मेल, जैसे जैसे मेल की एज बढ़ रही है, लगभग 45 एज जो है 45 के प्लस जो मेल हैं उनमें एक कंडीशन आती है कि ये जो प्रोस्टेट है उसकी मतलब कि ये स्वेल करने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो प्रोस्टेट का स्वेल कर जाना, प्रोस्टेट का एनलार्ज कर जाना वहाँ पे रीज़न बन जाता है उन मेल्स में जो 45 से प्लस हैं। दैट कंडीशन इज नॉन एज बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, BPH बोलते हैं उसको, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। BPH कंडीशन होती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स एनलार्ज कर रही है विद द ग्रोइंग एज ऑफ द मेल। ठीक है, तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जी ये जो बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड है, ये बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल कि देखिए पहले तो ये मटर के दाने जितनी छोटी हैं और ये नीचे प्रेजेंट है, इसके इंफीरियर प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड के। और हर एक जो ये ग्लैंड है ये ओपन किस में हो रही है? यूरेथ्रा रीजन में ओपन हो रही है। फाइनली यहाँ पे यूरेथ्रा में ये ओपन कर रही है। ईदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के ईदर साइड, हर एक साइड पे इधर भी और इधर भी, ये दो पेयर्स में प्रेजेंट हैं। बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है कि स्पर्म्स ने यहाँ पे जैसे ही माइग्रेट करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि स्पर्म्स ने जैसे ही यहाँ पे यूरेथ्रा में आना है तो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है किसके लिए? यूरिन के लिए भी कॉमन पैसेज है, यूरिन के लिए भी कॉमन पैसेज है, और जो स्पर्म्स हैं, जो सीमेन आएगा उसके लिए भी कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पे अब जहाँ पे जब सीमेन पास आउट होना है तब यूरिन नहीं पास आउट होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या है कि अगर यूरिन प्रेजेंट भी है यूरेथ्रा में तो बल्बो इरिथ्रल ग्लैंड अल्कलीन सिक्रीशन भेजती है। अल्कलीन सिक्रीशन भेजने पर ये क्या करती है? उसको न्यूट्रलाइज कर देती है जो भी यूरिन प्रेजेंट है और वहाँ पे सीमेन पास आउट हो जाता है। सो ये जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं इनका क्या काम है? सीमेन की प्रोडक्शन करना। जो सीमेन है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। सो सीमेन में स्पर्म्स प्रेजेंट है। फाइनली वो यहाँ से एक यहाँ पे ये जो रीजन बना है, ये जो पेनिस है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके ग्लांस रीजन, जो यहाँ पे ग्लांस रीजन है, इसको भी डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है जो एनलार्ज करता है इस ग्लांस रीजन पे और क्या बनाता है? उसकी ओपनिंग बनाता है। दैट इज नॉन एज यूरेथ्रल ओरिफाइस, जिससे यूरिनेशन के टाइम यूरिन पास आउट होगा और जो यहाँ पे अगर कॉपुलेशन हो रही है तो उस टाइम पे यहाँ से सीमन पास आउट होगा। सो लेट्स डिस्कस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ
पेनिस। पेनिस क्या है? पेनिस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसके 3 रीजन्स हैं, कौन कौन से? दैट इज रूट है, बॉडी है एंड ग्लांस रीजन है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ये है पेनिस का स्ट्रक्चर। देखिए रूट मतलब ये जिसको बेस बोल रहे हैं हम, जहां पे मतलब बॉडी वॉल के साथ जहां पे वो अटैच्ड है कंप्लीटली, और शाफ्ट, शाफ्ट इज अ रीजन की उसकी ये जो क्या है बॉडी है, जो इसकी मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है, ट्यूबुलर ऑर्गन है, मूवेबल ऑर्गन है। और ग्लांस रीजन इसका जो ये मतलब इसका टिप रीजन है, जो किसके साथ हमेशा कवर्ड रहता है? फॉरस्किन के साथ। फॉरस्किन को हम प्रेप्यूज भी बोलते हैं। जनरली जो मोहम्मदियंस होते हैं, जो ज्यूज होते हैं, उनमें तो मतलब सर्कमसीजन हो जाती है पेनिस की, है ना, और ये फॉरस्किन रिमूव कर दी जाती है। बट जिनमें ये फॉरस्किन रिमूव नहीं हुई है उनको क्या रिकमेंड किया जाता है कि वो थॉरली वॉश करें पेनिस को बाथ के टाइम, है ना। जब वो बाथ लेते हैं तो इस थॉरली ये जो रीजन है इसको क्या करना चाहिए? बाथ के टाइम इसको भी थॉरली इसको मतलब कि साफ करना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वो जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हमने पढ़ी थी ना, वो लुब्रिकेशन यहाँ पे देती रहती है। और इसका जो एंड रीजन है, ये जो नेक रीजन है ना, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है। ग्लैंड इज नोन एज ग्लैंड ऑफ टाइसन। ग्लैंड ऑफ टाइसन होती है जो यहाँ पे एक फॉल स्मेल का एक कंपाउंड बनाती है। तो वहां पे वो क्या बनता है? दैट फॉल कलर की बहुत ही फॉल स्मेल का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मेग्मा। तो वो स्मेग्मा बनता है यहाँ पे, ठीक है जी। बड़ी ही फॉल स्मेल का स्मेग्मा जो है वो बनता है स्मेग्मा। ओके, तो फॉल स्मेल का एक स्मेग्मा जो है वो बन जाता है इसमें, तो उससे के लिए बोला जाता है। और वो जो जितने भी बैक्टीरिया है उसका गुड सोर्स है वो, तो यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए तब बोला जाता है कि इसको थॉरली वॉश करना चाहिए बाथ के टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि फोरस्किन कभी कभी जो है बड़ी टाइट होती है, तो टाइट फोरस्किन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो वहाँ पे क्या है? फिमोसिस बोलते हैं उसको, है ना। तो फिमोसिस होती है कि जब पे फोरस्किन बड़ी टाइट है तो उसको रिमूव करना पड़ता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे है ये यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कि कैसे ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो रही है। अगर हम इसका टेस्टिस जो कहाँ पे है? यहाँ पे हैंग आउट कर रहे हैं इसके इस रीजन पे, मतलब कि बॉडी रीजन के जस्ट बेलो प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में, है ना। तो यहाँ पे अब क्या है कि इसका ये बॉडी रीजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इस बॉडी रीजन का, तो इस बॉडी रीजन में क्या प्रेजेंट है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा प्रेजेंट है एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वो इस रीजन पे प्रेजेंट है। ये जो रीजन बना हुआ है ग्लांस रीजन, यहाँ से कॉर्पोरा ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, बेसिकली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक जो है कॉर्पस कैवर्नोसम है और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो इसके बिल्कुल जो इसका ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसके बैक साइड पे क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम है। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, इस पे ये ग्लांस रीजन को एनलार्ज करती है और टिप रीजन पे उसको एनलार्ज करके क्या एक बना देती है? ओपनिंग बना देती है, जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, जिसमें यूरिनेशन के टाइम यूरिन पास होगा और यहाँ पे क्या होता है कि कॉपुलेशन के टाइम यहाँ पे सीमन पास आउट होता है, ठीक है जी। अब कभी कभी जो है, अब व्हाट इज द रीजन ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस? मेल में पेनिस के इरेक्शन का क्या रीजन मानते हैं आप? तो देखिए मेल में इरेक्शन जो है पेनिस की वो किसके रिस्पॉन्स में होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में होती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि यहाँ पे जैसे ही स्टिमुलस मिलता है कि कॉपुलेशन होनी है, तो क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पे जो वेन्स है, एक तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेन्स, और एक क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? आर्टरीज। तो यहाँ पे कहता वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, किनकी? वेन्स की, और वो पेनिस से अवे जा रही हैं वेन्स, और यहाँ पे वेसो डायलेशन हो जाएगी आर्टरीज की, जो टूवर्ड्स क्या जा रही हैं? पेनिस के टूवर्ड आ रही हैं। आर्टरीज ब्लड लेके आ रही हैं टूवर्ड्स द पेनिस, तो उससे क्या है? ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा विद इन द पेनिस, और पेनिस क्या है? इरेक्ट हो जाएगा। उसी इरेक्ट स्टेज में पेनिस विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉपुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा।
टिप रीजन ऑफ पेनिस ग्लैंड्स रीजन, ये जो पेनिस का है इसके पास कुछ सेंसरी ग्लैंड्स होती हैं, वो सेंसरी सेल्स होते हैं जनरली। वो सेंसरी सेल्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं कि यस, ठीक है, कि यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है सभी के सभी आपके एजैकुलेटरी डक्ट की, वेजर डिफरेंस की, उन सभी एसेसरी ग्लैंड्स की, और फाइनली सीमेन जो है वो इस यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है कॉपुलेशन के टाइम, विच मेक्स द क्लाइमेक्स ऑफ कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन का क्लाइमेक्स बनाता है। और यहाँ पे ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके कौन सा है कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हमने पढ़े थे ना टेस्टिस में, उसमें क्या है कि एक तो सेल्स होते हैं जो कि मतलब कि एक सेल्स हैं गैमीट बनाने वाले सेल्स, और एक सेल्स हैं जर्म सेल्स, और एक है सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स क्या है कि जो डेवलपिंग जो स्पर्मेटोजोआ है उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोलाइज सेल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उनको बेस ऑफ ल्यूमन पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है जनरली इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, इनके वेस्टेज जितने भी हैं उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्टोलाइज सेल्स। नाउ लेट्स डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज है, ओविडक्ट है, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का वल्वा है, ठीक है, और मेमरी ग्लैंड्स हैं इसके पास। सो ये कंप्लीटली हम डिस्कस करते हैं इसको कि अब देखिए जितना भी चाइल्ड के बर्थ से लेके कंप्लीट उसकी डिलीवरी जब तक होनी है, सारा का सारा प्रोसेस विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो रहा है। मेल ने क्या करना है, सीमन जो है वो सीमन इजैकुलेट किया फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसमें एक स्पर्म जो है वो अब क्या करेगा, फीमेल के सेकेंडरी oocyte के साथ जाके जुड़ेगा। तो बाकी सारा का सारा प्रोसेस उस सीमन सिर्फ डिपॉजिट करना था मेल ने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस किसमें हो रहे हैं, विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब हम समझते हैं इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कि कैसे हो रही है उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये देखिए दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये है ओवरीज, ओवरीज में जो है यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है, ये जो पोर्शन है दैट इज कि ये जो ओवरीज के जिसने इनको पकड़ा होता है दे आर नॉन एज फिम्ब्रियाई। इन फंडिबुलम के फिम्ब्रियाई हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि होल्ड करके रखते हैं इस ओवरी को। उसके बाद ये एम्पुला रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म भी यहाँ पे पहुँचते हैं और सेकेंडरी oocyte भी यहाँ पे पहुँचता है और कंप्लीटली फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है। ये रीज़न है कि सारी की सारी कॉपुलेशंस जो है वो प्रेगनेंसी को लीड क्यों नहीं करती हैं। उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि क्या होना चाहिए कि जो स्पर्म है और सेकेंडरी oocyte है वो इस एम्पुला रीजन पे साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि सेम टाइम पे जो स्पर्म है और सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte तो रिलीज होगा इस ओवरी से ड्यूरिंग द जब भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो मतलब जब उसको पीरियड्स आएंगे तो पीरियड्स के बाद वाला जो प्रोसेस होगा ओवुलेशन का, जो उसका डे होगा, डे ऑफ ओवुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट में अब अभी डिस्कस करेंगे। तो ओवुलेशन डे के टाइम हर मंथ जो है उसमें उस ओवरी से क्या निकल रहा है, सेकेंडरी oocyte निकल रहा है, फिम्ब्रियाई जो है इनफंडिबुलम के उसको कैच कर रहे हैं और उसको एम्पुला में पहुंचा रहे हैं। तो अब होना क्या चाहिए कि जब उस फीमेल ने कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकर्स में पार्ट लिया है तब सीमन डिपॉजिट होगा यहाँ पे, और डिपॉजिट सीमन जो है उसमें से कोई स्पर्म जो है वो उस सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस विद इन द एम्पुला रीजन हो जाएगा, तब प्रेगनेंसी लीड हो जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं हो रहा है, स्पर्म ही नहीं मिल रहा है उस भटकते हुए उसको सेकेंडरी oocyte को, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि सारी प्रेगनेंसीज लीड नहीं करती हैं, सारी कॉपुलेशंस जो हैं जनरली वो लीड नहीं करती हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। अब देखिए ये रीजन है, ठीक है, और ये रीजन जो है वो कौन सा है, यूटेराइन फंडस है, यूट्रस के रीजन्स है, फंडस रीजन है यहाँ पे, ये जो है यूटेराइन कैविटी है, ये इसका सर्विक्स रीजन है, और इसके बीच में भी एक इस्थमस रीजन होता है, बड़ा छोटा सा 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो वो कौन सा रीजन होता है, दैट रीजन इज जनरली नॉन एज
इस्थमस रीजन होता है वो, ओके। सो उसके बाद जो है वो वेजाइना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ठीक है, वेजाइना। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या मेल पेनिस जो है उसका साइज फीमेल के लिए मैटर करता है। सो आई थिंक कि फॉर द सेक्सुअल इंटरकर्स की वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? बिकॉज देखिए वेजाइना जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो मेल पेनिस का साइज अगर 10 सेंटीमीटर भी है तो वो इजीली जो है उसको होल्ड कर सकती है वेजाइना उस फीमेल की। और जो सेंसेशन है, वेजाइना है तो देखिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसमें सेंसेशन सिर्फ 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है कि 3 सेंटीमीटर तक ही सेंसेशन है। सो अगर पेनिस का साइज 3 सेंटीमीटर भी है ना, तो वो उस फीमेल को उसमें सेक्सुअल इंटरकर्स में जो उसका प्लेजर है, अगर प्लेजर के लिए है तो उसको सेटिस्फाई कर सकता है। सो दैट इज द रीजन कि जो मतलब कंडीशन है कि यहाँ पे कि पेनिस का साइज मैटर करता है फीमेल के लिए या नहीं। सो दैट इज नॉट द केस, बिकॉज सेंसेशन जो है वजाइना में वो 1/3 ही है। सो 3 सेंटीमीटर तक सेंसेशन है, बाकी पेनिस का साइज जितना मर्जी हो, सो वहाँ पे तो सेंसेशन ही नहीं है। ठीक है जी। सो ये होता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए यूट्रस की लाइनिंग्स बताई गई हैं। अंदर वाली इंटरनल लाइनिंग एंडोमेट्रियम है, उसके बाहर वाली मायोमेट्रियम है। ये मायोमेट्रियम देखिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल सेल्स की है, जो कब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब यहाँ पे उसकी डिलीवरी होनी है बेबी की, फाइनली प्रेगनेंसी के बाद ये मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है। पेरीमेट्रियम जो है वो क्या होती है, आउटर कवरिंग जो उसकी प्रेजेंट है। एंडोमेट्रियम तो जो है देखिए अगर नहीं हो रही है प्रेगनेंसी तो हर मंथ जो है ये एंडोमेट्रियम जो है वो क्या करती है, शेड होती है। इसके 2 रीजन्स जनरली होते हैं एंडोमेट्रियम के, ठीक है। एंडोमेट्रियम के 2 रीजन्स है, कौन कौन से हैं? एक होती है देखिए स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है जी। सो देयर्स यहां पे होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड एक होती है स्ट्रेटम बेसिलिस। देखिए ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है, ये हर मंथ जैसे पीरियड्स आते हैं फीमेल में वैसे वैसे जो है हर मंथ ये शेड होती है। और स्ट्रेटम बेसिलिस क्या करती है, हर मंथ एक नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बनाती है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है वो हर मंथ पीरियड्स जब आते हैं फीमेल में तो वो शेड होती है, और स्ट्रेटम बेसिलिस हर मंथ नई स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बनाती है, ठीक है। तो इससे मेंटेन्ड है वो। एंडोमेट्रियम रीजन इज अ मेन रीजन जिसके साथ वो जो जाइगोट है जब वो क्लीवेज डिविजन्स करेगा, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड का ब्लास्टोसिस्ट जब इसके साथ अटैच करता है एंडोमेट्रियम के साथ, देन फाइनली प्रोसेस होता है इम्प्लांटेशन का। विल डिस्कस इन दैट, ठीक है। देखते हैं क्या है वो प्रोसेस। देखिए ये सारा बताया गया है कि यूट्रस रीजन है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है। अब देखते हैं फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है दैट इज वल्बा। वल्बा के कुछ रीजन्स हैं। ऊपर वाला रीजन है उसका जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है, बॉडी वॉल का रीजन है। और ये देखिए कौन सा है, लेबिया मेजोरा, जो उसकी 2 फोल्ड्स हैं, आउटर वाले फोल्ड्स, इसमें हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड किए हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो इनर वाले 2 फोल्ड्स हैं जहाँ पे हेयर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ये लेबिया माइनोरा है। क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है, क्लाइटोरिस ऊपर की तरफ होती है जो बड़ा सेंसेबल ऑर्गन है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो क्लाइटोरिस है ये बड़ा सेंसेबल होता है, ठीक है। और हाइमन होती है दैट इज वेजाइना, किसमें ओपन कर रही है, पार्शली
दैट इज वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन। वजाइना जो है वो जनरली एक मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होती है जिसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। अब देखिए ये जो हाइमन है वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम अक्सर जो है वो टॉर्न हो जाती है, टूट जाती है। बट हाइमन जो है वो कभी कभी किसी फीमेल, कोई फीमेल्स ऐसी भी होती हैं कि जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया है और वो जो हाइमन है वो ब्रेक ही नहीं हुई है। और कभी कभी केस ये भी होता है कि हाइमन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ब्रेक नहीं हुई है, फीमेल विग्रस एक्सरसाइज करती थी, हॉर्स राइडिंग करती थी, कोई साइकिलिंग करती थी फीमेल, ठीक है, तो उसके कारण जो है उसकी वेजाइना जो है वो क्या हुआ है, या वेजाइना में कोई इन्फेक्शन रहा है या वेजाइनल टैम्पॉन की इंसर्शन हुई है, तो कुछ जो है मतलब कोई और रीजंस रहे हैं, उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं थी वो फीमेल, किसी और रीजन के कारण वो हाइमन ब्रेक हुई है। बट हमारी सोसाइटी में ये टैबू है दैट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन जो हम बोलेंगे अब, ये तो हमारा फैक्ट है ना कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। हम किसी भी फीमेल को ये नहीं बता सकते, ये उसका हाइमन अगर उसका रप्चर्ड है तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस में इंडल्ज थी, उसने उसकी वर्जिनिटी उसकी लॉस हो चुकी है, सो वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका ये जो हाइमन है वो ब्रेक हो सकती है। बहुत सारे रीजंस और भी हो सकते हैं कि हॉर्स, अगर वो हॉर्स बैक राइडिंग करती थी, साइकिलिंग करती थी, तो उसके कारण भी टॉर्न हुई है, ठीक है। सो दैट इज नॉट द रीजन। तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि अगर हाइमन प्रेजेंट है तो ये उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका मतलब नहीं किया है, और अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, वो फैक्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये टैबू है, फिर भी कहता है हमारी सोसाइटी में ये टैबू बना हुआ है। तो एक देखिए सर्जरी होती है एक, दैट इज नॉन एज हाइमेनोप्लास्टी। हाइमेनोप्लास्टी एक सर्जरी है। अगर फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम इंडल्ज भी थी तो क्या हो सकता है कि वो ब्रेक पार्ट्स जो हाइमन के हैं उनको, रप्चर पार्ट्स को दोबारा से जो है वो मतलब ये हाइमेनोप्लास्टी की सर्जरी करवा के दोबारा से हाइमन जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी, उसमें हाइमन जो है वो रप्चर से दोबारा फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे। ये स्ट्रक्चर जो है देखिए मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। ये हम जब लैक्टेशन का पढ़ेंगे सो तब हम डिस्कस करेंगे इसको कि लैक्टेशनल पीरियड जब होगा तो मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएगी उस अपने न्यूली बॉर्न बेबी को, ठीक है। तो अभी हम माइग्रेट करते हैं इनमें, दैट इज गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस यही है, ये है गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है कि देखिए मेल्स में स्पर्म्स बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं ये बताया गया है कि स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले बनते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन्होंने आगे डिवीजन करनी है। 46 क्रोमोसोम का स्पर्मेटोगोनियम होता है और ये क्या करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। तो इसमें गैमेटोजेनेसिस का ये जो प्रोसेस हुआ है ना, इसमें एक होता है मतलब कि दो फेजेस हैं। अब देखिए एक तो है कि स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और एक है कि अब जो स्पर्मेटिड्स बने होंगे ना इनसे, वो स्पर्मेटिड्स जो है वो क्या करेंगे, उनसे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस हैं। जो ये स्पर्मेटोगोनिया है इनमें जो प्रोसेस चल रहा है वो ग्रोथ फेज, पहला फेज कौन सा है, प्रोलिफरेटिव फेज है जिसमें मल्टीप्लिकेशन जनरली होगी, और ग्रोथ फेज उसके बाद कौन सा होता है कि कुछ इनमें से जो है वो डिवाइड करना स्टॉप कर देंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का प्रोसेस होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद कौन सा फेज आ जाएगा, उसका मैचुरेशन फेज। तो जब मैचुरेशन फेज आता है तब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं माइटोटिक डिवीजन्स के साथ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, दैट इज मियोसिस करते हैं। अब यहाँ पे तो हर एक क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास प्रेजेंट है। 46 वाला जो प्राइमरी वाला था वो दो पार्ट्स में टूट गया, एक 23 का सेकेंडरी साइट और एक 23 का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है जी। तो वो जो आगे क्या बना देंगे, दो बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स बनाएगा, और ये वाला भी जो दूसरा होएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो भी दो क्या बनाएगा,
स्पर्मेटिड्स बनाएगा, 4 स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं, वो 4 स्पर्मेटिड्स ही 4 स्पर्मेटोजोआ बना देंगे जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। तो वो स्पर्म बन चुके हैं। अब उन्हीं स्पर्म मतलब कि ये जो स्पर्म्स बने हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बन चुके हैं, दैट इज स्पर्मेटोजोआ बन चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है। अब होता क्या है स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है कि स्पर्म्स के हेड उस सर्टोलाइज सेल्स वो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे, ठीक है, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस होने के बाद वो जो स्पर्मियोजेनेसिस हो चुकी है उसमें ये जो स्पर्म के अब हेड्स हैं ये सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड हो चुके हैं नरिशमेंट लेने के लिए। और फाइनली अब क्या है कि ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल से जो टेस्टिस के सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां से रिलीज होते हैं। सो यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन? इट इज अ प्रोसेस कि यहाँ से ये जो स्पर्मियोजेनेसिस हुई उसके बाद स्पर्म के हेड सर्टोलाइज सेल्स में नरिशमेंट लेने के लिए एम्बेडेड हो गए और फाइनली सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस से वो रिलीज हो चुके हैं। सो रिलीज्ड ऑफ दैट embedded heads of sperm from the seminiferous tubules of testis is known as spermiation। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस पबर्टी से स्टार्ट होती है ना, और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मैन रहती है ये। अ मेल कैन फादर अ चाइल्ड इवन एट द एज ऑफ 90 years, ठीक है, एक मेल जो है वो 90 साल में भी किसी चाइल्ड का फादर बन सकता है क्योंकि ये थ्रू आउट रहता है। बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 क्या होता है, यहाँ पे एक रीज़न आ जाता है कि मेनोपॉज हो जाता है, जहाँ पे अब यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और सेकेंडरी oocyte बना सकती है और ओवम बना सकती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक रीज़न है, ठीक है। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया है स्पर्म का, तो ये जो है इसका हेड रीजन है जहाँ पे एक्रोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली एक हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम होता है, वो पेनिट्रेट करता है उस जोना पेलुसिडा ऑफ सेकेंडरी oocyte का, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको कि ठीक है। अब ये नेक रीजन है और ये जो है मिडल पीस, ठीक है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो एनर्जी सोर्स है, और टेल मूविंग ऑर्गन है, इसकी मोटिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो आगे आगे स्पर्म्स जो है वो विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो या सीमन में, ठीक है, उनको मोटिलिटी कौन प्रोवाइड कर रही है, टेल प्रोवाइड कर रही है और आगे आगे वो जा रहा है, ठीक है जी। अब देखिए oogenesis के प्रोसेस में oogonia बनेंगे, प्राइमरी oocytes बनेंगे, तो प्राइमरी oocytes प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte में एक चीज है कि ये जो हर एक प्राइमरी oocyte है वो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर के द्वारा सराउंडेड होता है जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, है ना। अब फॉलिक्यूलोजेनेसिस का प्रोसेस ओवरी में हो रहा है। अगर आप एक रफ डायग्राम यहाँ पे ओवरी की बना के देखो तो ये है ओवरी की एक रफ डायग्राम। यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं और फाइनली एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो डेवलप कर जाता है, और वो जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। वो सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है ये ग्राफिन फॉलिकल, और इस ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद सेकेंडरी oocyte जो है वो इससे बाहर हो जाता है। एनसीईआरटी में एक बहुत गलत लाइन लिखी है कि इसको ओवम बोला है रिलीज्ड वाले को, बेसिकली इसको क्या बोलना चाहिए, सेकेंडरी oocyte बोलना चाहिए। क्यों सेकेंडरी oocyte बोलना चाहिए? क्योंकि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसकी मियोसिस जो है वो मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्टेड है, ठीक है। मेटाफेज 2 स्टेज पे इसकी मियोसिस 2 अरेस्टेड है। कहने का मतलब ये है कि देखिए कि अगर तो स्पर्म्स प्रेजेंट हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, अगर स्पर्म्स प्रेजेंट हैं तब तो हम बोलेंगे कि हाँ वो सेकेंडरी oocyte के साथ जुड़ेगा और मियोसिस 2 हो जाएगी। बट मान लीजिए कि अगर स्पर्म्स ही प्रेजेंट नहीं है, फीमेल इंडल्ज ही नहीं हुई है किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वो रेगुलर इंटरवल्स पे अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, उसका पीरियड्स आ रहे हैं उसको, तो स्पर्म्स तो प्रेजेंट ही नहीं है विद इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो वो रिलीज्ड सेकेंडरी oocyte अब कैसे जुड़ेगा स्पर्म के साथ? स्पर्म्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप उसको ओवम कैसे बोल सकते हो? उसकी मियोसिस 2 तो हुई ही नहीं है। जब ये सेकेंडरी oocyte बन चुका है, अब
अगर उसको स्पर्म्स मिलते हैं तब वो स्पर्म्स के साथ फ्यूजन करके अपनी पहले ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा सेकेंडरी oocyte और ओवम बनेगा। अगर इसको दिख रहा है कि हाँ प्रेजेंट है स्पर्म्स, तब ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा और कंप्लीट करके यहाँ पे क्या बना देगा, ओवम बना देगा। और जैसे ही ओवम बनेगा उसके साथ फ्यूज करेंगे स्पर्म्स और फ्यूज करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद बनेगा जायगोट। Is it clear to everyone what I have said that secondary oocyte जो है उसकी meiosis मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्टेड है। मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्टेड meiosis का मतलब है कि अगर उसको स्पर्म्स मिल रहे हैं तब तो देखिए वो फर्टिलाइज करेगा उसके साथ और अपनी meiosis कंप्लीट करके ओवम बन जाएगा। अगर स्पर्म्स ही नहीं है तो वो सेकेंडरी oocyte ही बना रहेगा और वो रप्चर कर जाएगा एज अ सेकेंडरी oocyte ही। ठीक है, सो ये चीज है। अब देखिए कि वही जो ओवरी का स्ट्रक्चर अब हमने ये देखा था कैसे हमने बनाया था, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। सो अब इसमें मैंने एक ग्राफिन फॉलिकल भी बनाया था। ग्राफिन फॉलिकल जो था वो क्या था, यहाँ पे ये था ग्राफिन फॉलिकल। सो ठीक है, देखिए इस तरह से ग्राफिन फॉलिकल जो है हम इसको मान लेते हैं कि इस तरह से जो ग्राफिन फॉलिकल है वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो जनरली प्रेजेंट है। ये सेकेंडरी oocyte है, ये जनरली जो है वो क्या हो गया, यहाँ से रिलीज्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से रिलीज्ड हो गया। और ये सेकेंडरी oocyte अब यहाँ पे उसको मतलब फीमेल जो है वो मतलब जनरली आप कपल्स की बात कर लीजिए कि हाँ कि यहाँ पे उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल ने किया है और उसके पास जो है वो स्पर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्पर्म्स जो हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, स्पर्म्स प्रेजेंट है। सो स्पर्म्स जो है वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे सेकेंडरी oocyte के साथ। सो लेट मी राइट इट क्लियरली, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख दूं पहले कि स्पर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो स्पर्म्स जो हैं अब देखिए इस सेकेंडरी oocyte के साथ जुड़ेंगे और सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म्स जुड़ के बनाएंगे जाइगोट। दैट फॉर्म्स, हियर वी कैन राइट कि क्या बनेगा, जाइगोट। तो ये जो जाइगोट बनेगा अब ये क्लीवेज डिविजन्स करेगा और ये जो क्लीवेज डिविजन्स होंगी उसके 2 सेल्ड है, फिर देन 4 सेल्ड है, देन 8 सेल्ड है और फाइनली 16 सेल्ड जो है वो जाइगोट बन जाएगा। वो उसमें इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं। तो वो जाइगोट जो 16 सेल्ड है उस 16 सेल्ड जाइगोट को क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ये हमने सारी बातें आगे पढ़नी है, मैं जस्ट एक रफ आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है इसमें, कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होने जा रहा है। आप देखिए कि अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो जाइगोट है वो फॉर्म हो चुका है। ठीक है, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट ने आगे उस यूटेराइन वॉल का जो एंडोमेट्रियम था ना उसके साथ अटैच हो गया वो जाके, मतलब कि यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम रीजन था उसके साथ, यूट्रस के एंडोमेट्रियम रीजन के साथ ये अटैच हो गया और फाइनली क्या बना दिया उसने, क्या प्रोसेस कर दिया उसने यहाँ पे, इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या प्रोसेस किया इसने, इम्प्लांटेशन। ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस इसने किया है इसका मतलब इसके बाद क्या होनी है, दैट इज इसके बाद जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड आ जाएगा। अब देखिए कि अगर यहाँ पे रिटेन्ड है कि ये प्रेगनेंसी होने वाली है तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस होगा। तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ना, ये ग्राफिन फॉलिकल तो रप्चर्ड हो चुका है सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद। रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल क्या बनाता है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल बनाता है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर की वो बॉडी होती है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये बनता है येलो कलर का होता है। इट इज द
मेन एंडोक्राइन ग्लैंड, जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो प्रोजेस्टेरॉन को बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन रखती है। क्योंकि क्या होता है, आगे पढ़ते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की आगे कवरिंग होती है बहुत सारी, जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये जो है ऊपर ये इनर सेल मास है ना, सारा का सारा, यहाँ से वो एम्ब्रियो बनेगा, पूरी के पूरा जो एम्ब्रियो है वो यहाँ से बनेगा, ये इनर सेल मास है उसका, ठीक है, ये सारा का सारा इनर सेल मास है। ये जो इसकी कैविटी है इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये जो होती है इसकी आउटर कवरिंग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये क्या चीज है नीचे वाली, ये ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील है। अब देखिए कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म्ड हुई है ये दो तरह की होती है, एक होती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, एक होती है एक होती है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और एक होती है ठीक है, एक और मतलब ट्रोफोब्लास्ट होती है। सो बेसिकली जो ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा बनाती है, ठीक है। वो जो प्लेसेंटा बना रही है सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, तो उस पे होता है एक हार्मोन दैट इज HCG हार्मोन। अगर तो प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उस फीमेल में HCG का जो टेस्ट है, उस फीमेल के यूरिन में जो HCG का टेस्ट है, यूरिन में HCG टेस्ट जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो उसमें पता लग जाता है कि उस फीमेल की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो जब उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है तो ये सिग्नल देती है वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि अभी प्लेसेंटा नहीं बनी है, वो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट सिग्नल देती है, ये HCG हार्मोन सिग्नल भेजता है, किसको सिग्नल भेजता है, it gives signal to that formed corpus luteum। ये corpus luteum जो बनी है इसको ये सिग्नल देता है कि आपको फॉर द वेरी 3 मंथ अब रिटेन्ड होके रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन करके रखना है, जितना भी न्यूट्रिशन है फॉर द वेरी 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ये कॉर्पस ल्यूटियम से ही अब लिया जाना है, इसने ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि अभी प्लेसेंटा नहीं बना है। आफ्टर 3 मंथ्स प्लेसेंटा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो डेवलप्ड बेबी को उस नरिश कर सकता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या करती है, डीजनरेट कर जाती है। बट पहले 3 मंथ्स तक जरूरी है, क्योंकि HCG इसको सिग्नल दे रहा है, ठीक है, कि इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको पूरे फॉर द वेरी 3 मंथ जो है वो क्या करना है, रिटेन्ड होके रहना है। सो ये चीज़ है। उसके बाद ये क्या करता है, अगर आफ्टर जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाती है 3 मंथ्स के बाद, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से वो क्या बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है, व्हाइट कलर की वो बॉडी होती है। सो दिस इज कंप्लीट द कि कैसे रिग्रेशन हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम की, कैसे फॉर्मेशन हुई है ना। सो ये सारा प्रोसेस था कि फॉर्मेशन एंड रिग्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम की कैसे हो रही है, ठीक है जी। आप डिस्कस करते हैं। ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें आया है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। जनरली कुछ फीमेल्स, अगर हम मतलब एक रफ लेकर चलें तो फीमेल्स में 28 डेज का लाइफ साइकिल ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बट सभी फीमेल्स में तो नहीं होता है। देखिए 14th डे इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन का डे है, ठीक है। सभी फीमेल्स में 14th डे जो होता है वो डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है, ये वाला। तो यहाँ पे अगर ये 14th डे ओव्यूलेशन का डे है, आप क्या करेंगे कि 28 में से अगर मैं ये 14 माइनस कर दूं, 28 में से जितने डेज का साइकिल है उसमें से डे ऑफ ओव्यूलेशन माइनस कर दीजिए, दैट इज 14 डे इज अ डे ऑफ ओव्यूलेशन विच कम्स टू बी, अब वो किसके इक्वल आ रहा है, 14 के इक्वल। तो इसका मतलब वो 14th डे जो है वो क्या है, वो 14th डे क्या है, उसका ओव्यूलेशन का डे है। सो ये है कि ओव्यूलेशन का डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज एक साइकिल फीमेल का चल रहा है, उस साइकिल से 14 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंसेस,
उसको अगले पीरियड्स आएंगे उससे 14 दिन पहले, मतलब कि उसके पूरा साइकिल। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए कि 30 डेज का किसमें साइकिल है, फीमेल में 30 डेज का है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी फीमेल में 30 डेज का साइकिल है, तो 30 डेज का साइकिल है तो क्या करेंगे, यस 30 डेज का साइकिल है उसमें, तो 30 डेज में से हम 14 डेज प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंसेस, उसके अगले मेंसेस आने से 14 दिन पहले ले लेंगे, 14 उसमें से माइनस करेंगे, दैट वुड बी 16th। सो 16th डे जो है वो उसका कौन सा डे है, ओवुलेशन का डे है, ठीक है। 16th डे इज अ डे ऑफ ओवुलेशन इन दैट फीमेल, ठीक है। सो ये चीज़ होती है कि ओवुलेशन का डे कैसे निकालते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम क्या होता है, वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और उसी सेकेंडरी oocyte ने तो जाके उस स्पर्म के साथ जुड़ना है और फर्टिलाइजेशन करनी है ना। ये बताया गया कैसे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, कैसे रिग्रेट हुआ, इसमें हॉर्मोन्स का बड़ा रोल होता है, LH का सर्ज है। अब देखिए जो चेंजेस यूट्रस में हो रहे हैं और साथ साथ ओवरी में भी चेंजेस हो रहे हैं। ओवरी में तो फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है ना, फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, देखिए प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन मैच्योर फॉलिकल आ चुका है और उसके बाद ये रप्चर्ड हुआ है, दैट इज मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है ये ना, मैच्योर फॉलिकल को ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। तो ये ग्राफिन फॉलिकल देखिए रप्चर कर गया, ओवुलेशन हो गई, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और उसके बाद रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द वेरी 3 मंथ रिटेन रहेगा अगर प्रेगनेंसी हुई है और उसके बाद एक रिग्रेस करेगा और कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा। तो ये हो रहे हैं चेंजेस ओवरी में। यूट्रस में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो होता है ना यूट्रस का, वो शेड करने लग जाता है। यूट्रस का एंडोमेट्रियम हर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर मंथ के टाइम यूट्रस का, मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो यूट्रस का वो जो एंडोमेट्रियम है वो हर मंथ पे यहाँ पे शेड होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि क्या होगा, उसको जो सेकेंडरी oocyte था वो नहीं मिला है, वो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज तो हो गया उस ओवरी से, उसको स्पर्म नहीं मिला है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, प्रेगनेंसी रिटेन्ड नहीं रही है, कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल देने वाला कोई है नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, ओवरी में तो चेंजेस होंगे ही होंगे कि वो रिग्रेट करेगा, वहाँ पे जो बन के जाना था इससे, वहाँ पे वो जो एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन होके ब्लास्टोसिस्ट ने जाना था, अटैच करना था, वो अटैच ही नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो आफ्टर एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसमें पीरियड्स के टाइम वो जो क्या हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो फीमेल में ड्यूरिंग 3 to 5 डेज जो ये पीरियड्स होते हैं उसमें ये चल रही है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, बट अगर प्रेगनेंसी हो गई तो वो ब्लास्टोसिस्ट ने जाके जुड़ जाना है एंडोमेट्रियम के साथ, फिर उसको मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ताकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा तो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी और प्रेगनेंसी रिटेन रहेगी और वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी और पीरियड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टेज होती है। ये देखिए ये इम्प्लांटेशन हो चुकी है कि कैसे ये ओवम का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। जोना पेलोसिडा इसमें होती है, पेरीविटेलाइन स्पेस है इसका, ये कोरोना रेडिएटा जोना पेलोसिडा के बाहर होते हैं, कोरोना रेडिएटा के सेल्स ना। अब स्पर्म्स इसमें आएंगे, जोना पेलोसिडा इज अ मेन स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ एक ही स्पर्म को, ताकि एक ही स्पर्म उस ओवम के साथ फर्टिलाइज करे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बने, जाइगोट आगे क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ठीक है। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं कि मियोसिस 2 जैसे ही होगी तो तभी मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और ओवम तभी उसको बोला जाएगा। अगर उसकी सेकेंडरी अगर उसको स्पर्म मिलता है सेकेंडरी oocyte को, तब वो सेकेंडरी oocyte करता है अपनी मियोटिक डिवीजन जो मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्टेड थी मियोसिस 2 उसकी, और वो कर लेता है और ओवम बन जाता है और ओवम के साथ वो स्पर्म जुड़ के बनाता है जाइगोट, बनता है जाइगोट। जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं, वो तो डिप्लॉयड है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स है, मेल के पास XY क्रोमोसोम है। फीमेल के पास देखिए पेयर सेम है XX का और मेल के पास ही डिफरेंट है। तो अगर देखिए फीमेल का तो X ही है, फीमेल का X ही है, अगर मेल का X
यहाँ पे कॉपुलेशन के टाइम बना तो होगी फीमेल। अगर उसी अब फीमेल में अगेन XY क्रोमोसोम है, और अगर कॉपुलेशन के टाइम जो है वो मेल का Y क्रोमोसोम जो है वो क्या हो गया, फीमेल का X क्रोमोसोम ही है और मेल का क्या है, Y क्रोमोसोम है, ठीक है। तो वो जो जुड़ गया तब होगा मेल बेबी। सो ये जो मतलब कि उस चाइल्ड का सेक्स है वो डिटरमिन होता है फादर के क्रोमोसोम पे कि X क्रोमोसोम जुड़ेगा जाके या Y जुड़ेगा। X जुड़ेगा तो फीमेल बेबी होगा और Y जुड़ेगा तो मेल बेबी होगा। सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, ठीक है। सो ऐसे मदर को जो है बहुत सारी पिछले जो पुराना होता था, ठीक है, उसमें जो थे मतलब उस मदर को दोष दिया जाता था कि उसने लड़की पैदा की है, लड़का क्यों नहीं पैदा किया। सो यहाँ पे क्लियरली साइंटिफिकली हम बोल सकते हैं कि वो फादर का सेक्स डिटरमिन करेगा कि मेल बेबी होगा या फीमेल होगा, क्योंकि फीमेल के पास तो सेम है, ठीक है, फीमेल के पास तो सेम X क्रोमोसोम्स है। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट हो गया, जाइगोट ने क्लीवेज डिविजन्स कर ली, प्रेगनेंसी हो गई, मेल फीमेल गैमीट्स फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है, जाइगोट ने क्लीवेज डिविजन्स करके ये सारे के सारे जो हैं ये क्लीवेज डिविजन्स है और उसने ब्लास्टोसिस्ट बना लिया है। ये देखिए दिस इज द इनर सेल मास, ये होता है इनर सेल मास। ये ट्रोफोब्लास्ट है ब्लास्टोसील की ब्लास्टोसिस्ट की, और ये ब्लास्टोसिस्ट का ये कैविटी है विच इज ब्लास्टोसील, ये ब्लास्टोसील कैविटी है, ये इनर सेल मास है जिससे एम्ब्रियो बनेगा, इससे बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। और ये है दैट इज अ ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, और ये क्या बनाती है, सिंसिशियो वाली प्लेसेंटा बनाती है। अब ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो है इसमें क्या होगी, बायलैमिनर डिस्क होगी पहले, ठीक है, उसके बाद ट्राइलैमिनर बनेगी। तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या है कि एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ जुड़ चुका है अब ब्लास्टोसिस्ट। अब हो गई है प्रेगनेंसी, जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे बोला है प्रेगनेंसी कैसे हो रही है। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उस ट्रोफोब्लास्ट की हैं, दैट इज अ क्रॉनिक विलाई, और वो क्रॉनिक विलाई सराउंडेड हो जाते हैं यूटेराइन टिश्यू के द्वारा एंड मैटरनल ब्लड के द्वारा। तो यहाँ पे क्रॉनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यूज आपस में इंटरडिजिटेटेड होके क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा बना रहे हैं। प्लेसेंटा ही एक मेन स्ट्रक्चर है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, जो कि प्लेसेंटा ही उस फीटस को, डेवलपिंग फीटस को ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करता है, उसके एक्सक्रीटरी वेस्टेज को लेता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रिमूव करता है। सो प्लेसेंटा एक मेन जो है वो कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, ठीक है, मदर और फीटस के बीच में वो एक मेन कनेक्शन होता है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है प्रेगनेंसी जो है वो देखिए कैसे हो रही है। तो देखिए जैसे ही मतलब सिग्नल मिलता है HCG, ये हार्मोन होता है ना सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो प्लेसेंटा बना रही है, तो ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो प्लेसेंटा बनाती है, ठीक है, उसमें होता है HCG हार्मोन। HCG हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम को कि फॉर द वेरी 3 मंथ आपने बने रहना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो चाहिए, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द वेरी 3 मंथ मेंटेन्ड होके रहती है, और उसके बाद 3 मंथ के बाद तो प्लेसेंटा बन ही जाता है। तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगी, रिग्रेशन हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम की। फॉर्म्ड जो यहाँ पे अब प्लेसेंटा है वो मेन बैरियर है बिटवीन द फीटस एंड मदर, ठीक है, ये बताया गया है। अब देखिए फीटस का ये जो पूरा का पूरा शरीर बनेगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये किससे बनेगा, वो ही इनर सेल मास जो था ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जिससे पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द लास्ट विच इज डेवलप्ड इन द फीटस। और जो इसका ठीक है सिस्टम है, मतलब कि सबसे पहला अगर हम देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है इसमें, मतलब अगर सारे के सारे स्टेजेस पढ़ेंगे कि क्या फीचर्स हैं। सो 9 मंथ की प्रेगनेंसी जो है ह्यूमंस में देखी गई है। पहले मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फीटस का हार्ट बन जाता है, उसको अभी एम्ब्रियो बोला गया है, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है पहले मंथ में। पहला साइन उस ग्रोइंग फीटस का हार्ट साउंड को लिसन करके देखा जा सकता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा उस बच्चे के दिल की धड़कन सुनी जा सकती है, पहले मंथ में हार्ट बन चुका है। और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड
में फीटस के हाथ पैर की उंगलियां बन चुकी हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज थर्ड मंथ के ख़त्म होने के 3 महीने जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करवानी है तो 3 मंथ से पहले करवा लो, क्योंकि उसके बाद तो फीटस के लिम्स बन चुके हैं, डिजिट्स बन चुके हैं, ऑर्गन्स बन चुके हैं, ठीक है। सो ये रिकमेंडेड होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। खैर 3 मंथ के बाद क्या हो रहा है, उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके हैं, उसके जेनिटल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो चुके हैं। पहली मूवमेंट जब बच्चा करता है 5th मंथ जब होता है प्रेगनेंसी का तो बच्चा लात मारता है, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस। और बच्चे के सिर के ऊपर बाल आ जाते हैं। आपको पता है कि बच्चा जो डेवलप्ड होता है उसके सिर के ऊपर बाल होते हैं जिनको लैनिगू बोलते हैं। बच्चे की जो है वो डेवलप्ड बच्चे में एक कवरिंग भी होती है पूरे शरीर में जिसको वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 24 वीक्स के एंड मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने खत्म होने के बाद बॉडी फाइन हेयर्स के साथ कवर्ड हो जाती है, ठीक है। That fine hairs are known as lanugo, उसको lanugo बोलते हैं, ठीक है। eyelids उसकी सेपरेट हो चुकी हैं, eyelashes भी बच्चे की बन चुकी हैं, ठीक है। देखिए 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में फीटस फुली डेवलप्ड है और रेडी है डिलीवरी के लिए, ठीक है। बच्चा जो है अपनी आंखें भी खोल रहा है, बच्चा जो है अपनी मतलब कि मुट्ठियाँ जो है उसने बंद करके रखी हुई है। तो वो उसको ऐसा बोलते हैं कि बच्चे की मुट्ठियाँ बंद क्यों रखता है बच्चा, वो उसको एक प्रोटेक्शन का देती हैं। जैसे हमने हमारा पिछला एवोल्यूशनरी वे रहा है ना कि हम जकड़े रहते थे, हम लटक के, ठीक है। हमारे जो मतलब पूर्वज थे वो लटक के जो थे वे ऐसे पकड़ते थे। तो यही एवोल्यूशनरी ट्रेंड आ रहा है। बच्चा भी अपनी ये जो ठीक है ये क्या कर रहा है, बच्चा मुट्ठियाँ भी बंद रखी हैं बच्चे ने, और वो मुट्ठियाँ बंद करने का रीज़न यही है कि वो क्या कर रही है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड दे रही है। उसको लगा है कि वो कहीं गिर ना जाए उसमें, ठीक है, ये है। और बच्चा क्या करता है, अपने हाथ का अंगूठा भी चूसता है, बच्चा पैर का अंगूठा भी अपना चूस रहा है उसने। तो वो उसको क्या दे रहा है, एक सेंसेशन दे रहा है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज। तो ये दिस इज कंप्लीट अबाउट प्रेगनेंसी पीरियड। जो हमारा ये पार्चुरेशन है कि वो 9th मंथ प्रेगनेंसी के हो चुके हैं कंप्लीट, फीटस इज कंप्लीटली रेडी कि वो अब आउट होगा मदर की बॉडी से। दैट प्रोसेस की एक्सपल्शन ऑफ दैट फीटस, जो उसमें क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनती है, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से क्या होता है कि वो बेबी जो है वो डिलीवर्ड आउट हो जाता है। तो उसमें 3 स्टेजेस हैं, ये देखिए देयर आर 3 स्टेजेस। कौन कौन सी ये 3 स्टेजेस हैं, इसमें 3 स्टेजेस में हम क्या पढ़ रहे हैं। पहली स्टेज है डायलेशन, सर्विकल डायलेशन जो है, मतलब सर्विक्स का डायलेशन होना, जिसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट वो डायलेशन, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो और उसको क्या बोलते हैं, हैविंग वंस वाटर ब्रेक, जब बोलते हैं ना कि थैली फट चुकी है, तो वो होता है ये पीरियड। और उसके बाद स्टेज 2 आती है जब उसका बर्थ होना है बेबी का, और यहाँ पे होती है लेबर पेन, और ट्रू लेबर है ये, ठीक है। लेबर पेन होती है कि बच्चे का अब जब तक वो एक्सपल्शन नहीं हो जाती उसकी, तब तक ये रहेगी, ठीक है। लास्ट कर सकती है ये जनरली कुछ घंटे भी इसको लग सकते हैं, कुछ मिनट्स में भी, मतलब जनरली 1 to 2 आवर जो है इसको लग सकते हैं। और उसके बाद होती है डिलीवरी, ठीक है, बच्चे की, बच्चा एक्सपेल आउट हो चुका है। स्टेज 3 आती है कि प्लेसेंटा भी बच्चे के बर्थ के बाद 5 से 30 मिनट में जो प्लेसेंटा है वो भी जो है वो बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा और फीटस जो है इसको ये एम्बिलिकल कोड जो है इस बच्चे की वो जुड़ी रहती है उस प्लेसेंटा के साथ, तो उसको डॉक्टर्स काटते हैं। एम्बिलिकल कोड ही एक बॉडी में ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो जब इसको कट लगाया जाता है तो कोई ब्लीडिंग नहीं होती, बट फिर भी वो क्या करते हैं, इधर से भी और इधर से भी एक यहाँ पे स्ट्रिप्स लगा के फिर काटते हैं इसको, ठीक है, और इसको अलग कर देते हैं प्लेसेंटा को और फीटस को, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट कि पार्चुरेशन कैसे हुई है। ये सारे के सारे यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से ये पार्चुरेशन का प्रोसेस हुआ है। देखिए ऑनसेट ऑफ लेबर हुई, फ्लेक्शन की, उसके बाद ये जो इंटरनल रोटेशन कर रहा है बच्चा, ठीक है, ये देखिए इंटरनल रोटेशन जो है ये बच्चे ने की है। उसके बाद फाइनली जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन होती है, ठीक है,
और उसके बाद वो फाइनली मतलब बच्चा जो है आप उसको सेल्फिश बोल सकते हो ह्यूमन बेबी, जैसे 9 मंथ कंप्लीट हुए उसने बोला कि अब उसको बाहर आना है। तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो? द हार्मोन्स आर ऑक्सीटोसिन, जो मैंने बताया था ना कि मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूट्रस की मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन जो वहाँ पे मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और फाइनली बेबी को एक्सपेल करवाता है। यहाँ पे एक होता है ह्यूमन क्रॉनिक स्मेटोट्रॉफिन, है ना, HCS भी होता है। सो वो जो स्मेटोट्रॉफिन है उसका काम है कि जो डेवलप्ड बेबी है उसको अगर वो जब वो एक्सपेल हो जाएगा, ठीक है, मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो उसने उस मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर फीमेल की मदर की, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर फीड करना है। तो उसको ग्रोथ करवाने का काम कौन करता है? दैट हेल्प्स कौन करेगा उसको? दैट इज ह्यूमन क्रॉनिक स्मेटोट्रॉफिन मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें न्यूट्रिशंस डालेगा कि बच्चा उसको एज अ डाइट ले और वही उसका सोर्स हो, ठीक है, फॉर द वेरी 6 मंथ, ठीक है। तो वो HCS करता है, ह्यूमन क्रॉनिक स्मेटोट्रॉफिन करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी बच्चे में ये होता है, मतलब एक हार्मोन होता है जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है। सो ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो मतलब कि जनरली स्टिमुलेट करता है मदर की पिट्यूटरी को कि वो क्या रिलीज करे, वहाँ से कॉर्टिजोल रिलीज करे। और कॉर्टिजोल जैसे रिलीज होता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल बड़ा हाई हो जाता है। हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन से ही बच्चा जो है उससे क्या होती है? एक्सपल्शन होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा। डाउन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन से यूट्रस का एंडोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, कॉन्ट्रैक्शन से फाइनली क्या हो जाएगा? वो जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा उस मदर की बॉडी से। और क्या हो जाएगा उसके बाद? बेबी के एक्सपेल होने के बाद ये जो एम्बिलिकल कोड है वो भी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। उसके बाद है लैक्टेशन का प्रोसेस कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी मदर उस डेवलप्ड बेबी को। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया हुआ है उसका लैक्टेशन का। निप्पल है, ठीक है, उसके बाद डक्ट्स हैं, उसके बाद ये एल्वेलाई हैं, ठीक है, फैट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। बेबी जो है यहाँ से सक करेगा इस निपल को और यहाँ से मिल्क। अब मिल्क की देखिए, मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल कि मिल्क की वो यहाँ से, ठीक है, सिक्रीशन करवाएगा और मिल्क प्रोड्यूस। जब बच्चा जनरली रोता भी है तब भी जो है वो मदर में मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो होनी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। मिल्क की प्रोडक्शन जनरली इमीडिएटली भी हो जाती है, कभी कभी एक दिन भी लग जाता है। सो ऐसा होता है। सो दैट इज प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स कि बेबी को मदर जो है वो फॉर द वेरी 6 मंथ जो बड़े क्रूशियल है उसकी लाइफ के, उसमें बहुत सारे जो मदर का मिल्क है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A है उसमें। मदर का मिल्क जनरली येलो कलर का होता है जिसको हम क्लस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। जो मिल्क होता है, ये जो बच्चा निपल के थ्रू मिल्क ले रहा है, ये जो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। येलो कलर का होता है ये। और ये क्लस्ट्रम जो है ये रिच सोर्स है उसका फॉर द वेरी 3 मंथ, ठीक है। ये बेबी को नीडेड है, इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन A उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सो इन्फेक्शन के भी इससे कोई भी मतलब कि और चांसेस नहीं रहते हैं। सो दैट इज़ कि कैसे जो है मतलब वो, ठीक है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि हाँ कि ये क्लस्ट्रम जो है फॉर द वेरी 6 मंथ जो है वो बच्चे को दिया जाए, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट। सारा का सारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट जो है हमने कंप्लीट किया है आज। अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, समझा है आपने, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। हम ऐसे ही सारे के सारे यूनिट्स करेंगे, ठीक है। क्लास 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 30 डेज़ का चैलेंज मैं आपके साथ लेता हूँ कि 30 डेज़ में कंप्लीट बायोलॉजी, जिससे बाहर और कुछ भी नहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और कंप्लीट बायोलॉजी को हम कंप्लीट करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।